गुड मॉर्निंग। राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन चल रहा था हम लोग का। तो उसमें हम लोग का सबसे पहला कौन सा हुआ है? सन्यासी विद्रोह हम लोगों ने देखा था, ठीक है। बंगाल में जो सन्यासियों द्वारा किया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, उसकी वजह से। अगला है इसमें में फकीर विद्रोह। एक अगला विद्रोह जो इसमें देखने को मिलता है वो फकीर विद्रोह। डेट इनकी जरूर याद रखना, क्योंकि ये डेट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कब हुआ था। तो फकीर विद्रोह हुआ 1776 और 77 में। कहाँ पर हुआ? ये बंगाल में हुआ। सर कल का दिखा दीजिए, स्क्रीन शॉट ले लें। लेक्चर अपलोड हो गया होगा ना सर? तो फकीर विद्रोह में हुआ क्या था वो समझ लो आप लोग कि बंगाल का विलय कर लिया था जब अंग्रेज कंपनी ने अपने कंपनी में, मतलब बंगाल को अपने उसमें मिला लिया था। तो फकीर जो थे ये एक घुमक्कड़ मुस्लिम थे उस समय बंगाल के। ठीक है, तो घुमक्कड़ मुस्लिम जो थे वो लोग थे। अंग्रेजों ने जब बंगाल को अपने उसमें मिला लिया तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और जो लगान वसूली अंग्रेज करते थे वो वसूली ये लोग खुद करने लग गए, अंग्रेजों की बजाय। ये जो फकीर जिन मुस्लिम ग्रुप था एक, तो ये लोग वसूली करने लग गए किसानों से और जमींदारों से। ये एक प्रकार से ये चुनौती था अंग्रेजों को, क्योंकि भाई अंग्रेज लगान वसूल कर रहे हैं, अब उनके होते हुए भी अगर ये लोग जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती हो रही है कि भाई हम ज्यादा ताकतवर आपके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया कि अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। तो फकीर विद्रोह के लिए बस एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये कब हुआ था और कहाँ पर हुआ, क्लियर, और किस चीज से रिलेटेड था। तो एक सिंपल सा पॉइंट था कि 1776 और 77 में हुआ और बंगाल में हुआ। रिलेटेड किससे था? तो जमींदारों और कृषकों से लगान वसूली करने लगे थे। तो ये एक मेन पॉइंट था इसमें। तो फकीर विद्रोह के लिए थोड़ा सा पॉइंट आप समझ लो कि फकीर हैं कौन। तो फकीर जो एक ग्रुप था मुस्लिमों का, घुमक्कड़ मुस्लिमों का, घुमक्कड़ मुस्लिमों का समूह, ठीक है। अब ऐसे अगर देखें तो इनके जो मेन नेता था ये फकीर में, तो मजमून शाह, ये नाम याद रख सकते हो। मजमून शाह ये नेतृत्व है, प्रमुख नेता, कि किसके उसमें हुआ था। और इसके बाद फिर एक और आया था, चिराग अली। चिराग अली, चिराग अली, ठीक है। इनकी सहायता की थी दो और व्यक्तियों ने जो हिंदू थे। उनमें से एक थे देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, और देवी चौधरानी इन लोगों ने सहायता की। भवानी पाठक, समर्थन किया। रिलेटेड किस चीज से था? तो बहुत सिंपल सा था, जमींदारों एवं कृषकों से लगान वसूली। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए
हाँ, वो सन्यासी विद्रोह वाले वही सब लोग हैं भाई, वही सब चलता रहता है आगे। सब एक ही रहता है उसी में। देखो होता क्या है ना कि अब जैसे पहले कोई मेन नेता रहा होगा, आज की डेट में भी अगर देखोगे, जैसे मान लो कोई एक प्रमुख नेता है, उसके कुछ शिष्य हैं, उसके कुछ अनुयायी हैं। तो अब जो प्रमुख नेता है उसने शुरुआत तो कर दिया आंदोलन की, लेकिन आगे चल करके उसके जो शिष्य हैं वो उसको बढ़ाएंगे, या उसके जो अनुयायी होंगे वो बढ़ाएंगे। तो यही चलता ही रहता है। तो अब वो जो प्रमुख काम कर देंगे वो एक अलग आंदोलन के नाम से जाना जाने लगेगा। तो इसमें भी वही चीज था। और ये जो मजमून शाह था, शुरुआत इसी ने करी, लेकिन अंग्रेजों ने इसके विद्रोह को दबाया था शुरुआत में, तो इसकी मृत्यु हो गई मजमून शाह की। और इसकी मृत्यु के बाद फिर चिराग अली जो आया था, वो चिराग अली मतलब आगे बढ़ाया उसको। और फिर साथ में ये दोनों लोग शामिल हो गए थे, भवानी पाठक और जो दूसरे देवी चौधरानी है, वो लोग सपोर्ट करने लगे थे। मतलब कुल मिला के ये था कि जब विलय कर लिया था बंगाल का, तो इसके खिलाफ थे सब, कंपनी में आपने विलय क्यों कर लिया है। मतलब दिक्कत यहाँ थी, ठीक है। और फिर वही धीरे धीरे लगान वसूली के पॉइंट चल रहे थे। इससे ज्यादा आपको ये नहीं, देखो बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। आपको हम दो तीन पॉइंट बता दें तो कुछ ही आंदोलन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसान आंदोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसान आंदोलन आएंगे, नील विद्रोह है, पाबना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें आप ये ध्यान रखना केवल कि ये जैसे कब हुए हैं, ठीक है, किस जगह से ये हुआ है। और दूसरा कि कोई मेन नेता अगर उसमें शामिल है तो उस नेता का नाम याद कर लेना, ठीक है। कारण याद कर सकते हो कि क्या किया था इसमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसके लिए। अगला इसमें देखो कौन सा हुआ था, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी, पागलपंथी विद्रोह, क्या लगता है नाम से? नाम से क्या लगता है क्या हुआ होगा? पागलपंथी। सब पागल रहे होंगे इसमें। सारे काम पागलपंथी वाले। पागलपंथी एक संप्रदाय था असल में। तो पागलपंथी जो था ना, उत्तर बंगाल का जो क्षेत्र पड़ता है, जो असम असम के टाइप का क्षेत्र पड़ता है, असम भाई, असम असम सब मिला हुआ था उस समय बंगाल की साइड में। तो उसकी तरफ एक जनजाति पड़ती है, मतलब जंगल वाली जनजाति, जिसको गारो जनजाति कहते हैं। तो इसको हम लोग उस समय के हिसाब से उत्तरी बंगाल अगर कहें, तो उत्तरी बंगाल में एक जाति हुआ करती थी, गारो जनजाति, ठीक है, गारो जनजाति। इन्हीं लोगों का एक संप्रदाय था, उसी को पागलपंथी कहा गया था। तो पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। पागलपंथी एक संप्रदाय है, उसके लोगों को कहा जाता था पागलपंथी। और उन लोगों ने ऐसा किया था। तो इसको अगर एक पॉइंट में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो। पागलपंथी, पागलपंथी गारो जनजाति, पागलपंथी गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। तो ये एक संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। पागलपंथी एक संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, ये एक संप्रदाय था, ठीक है। और चलाया किसके द्वारा गया था, तो इसके एक नेता हैं। मतलब ये पागलपंथी किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, तो ये पॉइंट है करम शाह। इनका नाम ध्यान रखना, जब भी पागलपंथी का अगर कोई पूछा जाएगा ना, तो आपको करम शाह का याद रखना है। ये मेन है, करम शाह। लेकिन अगर विद्रोह की बात करें कि विद्रोह को आगे किसने बढ़ाया, तो करम शाह का बेटा था। इनका बेटा एक था टीपू, टीपू नाम का। ये वो टीपू सुल्तान नहीं, ठीक है। टीपू मीर नाम था इसका। क्या लिखे हो ज्ञान, ज्ञान प्रभा सर?
कहाँ से आज से पढ़ा रहे हैं? धार्मिक राजनीतिक आंदोलन जो कल किए थे उसके आगे पढ़ा रहे हैं। ये आपका फकीर विद्रोह से आज चल रहा है। इसके पहले कौन सा हुआ था? सन्यासी हुआ था। अब उसके बाद हुआ है फकीर विद्रोह और फिर चल रहा है पागलपंथी विद्रोह। ठीक है। तो देखो, पागलपंथी विद्रोह में ये एक जनजाति थी और ये चलाया किसने था? करमशाह ने। लेकिन जो इसका बेटा था टीपू मीर, इसने इस विद्रोह की अगुवाई की थी। और टीपू मीर ने 1813 में 1813 में टीपू मीर ने 1813 में, थैंक यू, ठीक है सर, 1813 में जमींदारों के विरुद्ध जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह भी जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि देखो, मेनली जो कृषक कृषक वाले सब चीजें है ना, वो जमींदारों के विरुद्ध ही थे। या तो जमींदार के विरुद्ध रहे होंगे या तो अंग्रेज के विरुद्ध रहे होंगे। इन दोनों लोग के लिए ही था ये सब विद्रोह जो हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा अत्याचार मचा रखा था किसानों के ऊपर। तो अगर ये रहेगा कि विद्रोह का नेता कौन था, तो बस ये आपको ध्यान रखना कि विद्रोह का नेता टीपू मीर था। इतने जरूरी पॉइंट बस आपके लिए। अच्छा, लेकिन ये इसको आगे चल के दबा दिया गया था। विद्रोह को दबा दिया गया, मतलब ज्यादा दिन चल नहीं पाया। विद्रोह को दबा दिया गया। 1831 में। तो इस कुछ पॉइंट्स हैं बस। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था ये ध्यान कर लो। ये चीजें तो भूल, देखो जितने विद्रोह हुए स्टूडेंट, उनकी डेट तो भूलना भी मत। डेट बहुत जरूरी है। डेट याद करना ही है। कौन सा विद्रोह कब हुआ है, ये डेट आपको याद करनी होगी सारी, कि कौन सा विद्रोह कब हुआ है। तो अगर हम देखें तो फकीर विद्रोह जो हुआ है 1776 से 77 हुआ है। ठीक है। पागलपंथी 1813 से 1831 हुआ है। सन्यासी कब हुआ था? 63 से 1800 तक चला था। ठीक है। और यहाँ के नेता जो पागलपंथी के नेता है मेन, वो टीपू मीर है, जिसने नेतृत्व किया है। वैसे जो चलाया था ये पागलपंथी दंग, वो करमशाह ने चलाया था, लेकिन उसके बेटा ने ये विद्रोह किया था। फकीर विद्रोह में देखे तो घुमक्कड़ जाति के मुस्लिम, तो उसमें से एक था मजमून शाह, और फिर उसके बाद चिराग अली। इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। अगर सन्यासी विद्रोह में देखोगे तो बंगाल से ये चीजें शुरू हुई थी। और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं था, कई सारे लोग शामिल थे, धार्मिक मठवासी, जमींदार, ये सब लोग थे, है ना। और प्रमुख नेता में यही लोग जितने थे वो सब शामिल थे। चलो आगे देखते हैं इसमें। और ये बहुत बड़े बड़े नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है। फरेजी विद्रोह। फरेजी फरेजी विद्रोह। एक फरेजी विद्रोह होगा। फरेजी विद्रोह, ठीक है, कब से कब चला है? 1820 से 1870। मूलतः भारत से बाहर हुआ था, अरब देश में। ठीक है। अरब देश में हुआ था। और इसको नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता था? मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब। मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब द्वारा। देखिए, कुछ आंदोलन तो सही कारणों से चले और सही चीजें चल रही थी, बट कुछ ने शुरू तो किया और आगे चल करके उन लोगों ने उसको राजनीतिक रंग दे दिया, पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल टाइप का पड़ गया। इसीलिए चीजें गड़बड़ लगती है ना, कि जब कोई आंदोलन होता है ना, तो शुरू तो वो अच्छे उद्देश्य के साथ होता है, लेकिन बीच में अगर वो लंबा आंदोलन चल गया, मतलब जैसे मान लो 2-4 दिन चला, तब तक तो उसका उद्देश्य ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये लंबा चल गया, मान लो 2 साल चल गया, 1 साल चल गया, 1.5 साल चल गया, तो ये आंदोलन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुरीतियां शामिल हो जाएंगी, कुछ अराजक तत्व लोग शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा देखने को मिलता है आंदोलन में। तो वही फरेजी विद्रोह भी था।
तो फरेजी विद्रोह शुरुआत में तो अच्छे कामों के लिए हुआ था, कि मतलब एक समाज को उत्थान के लिए हुआ था। बट ये आगे चल करके राजनीतिक बन जाएगा पूरा, मतलब उद्देश्य ही बदल जाएगा इनका, कि हम क्यों शुरू किए थे आंदोलन। तो अब देख रहे हो कितना लंबा चला है, पता है ना कि जो आंदोलन लंबा चलेगा उसमें दिक्कतें होंगी। अब जैसे 1820 से चला है 1870, तो 50 साल का समय बहुत होता है। अब इस दौरान पता नहीं कितना चेंजेस हुआ इसके अंदर, और पूरा का पूरा इसने बदल रखा था। तो अब अगर हम देखें उद्देश्य क्या था इस फरेजी, अभी तक स्टूडेंट अगर हमने ऊपर देखा तो सारे जो आंदोलन हो रहे हैं वो किस उद्देश्य से हो रहे हैं, कि किसानों को लाभ पहुंचाना है, जो अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों का और जमींदारों का उसको दूर करना है। ये मेन पॉइंट थे जो भी ऊपर चल रहे थे ये सारे आंदोलन। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फरेजी विद्रोह में, इसका मुख्य उद्देश्य बदल गया। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। देखो शुरुआत में तो ये अच्छे काम के लिए शुरू हुआ था, कि सब लोगों ने मिल करके समाज से जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना है, वही जो किसानों और लोगों पर अत्याचार जो हो रहा था उसको देखते हुए। बट धीरे धीरे इस आंदोलन ने अपना रंग बदल लिया। ठीक है, अब ये पूरा तरह से राजनीतिक हो गया, और इसका मतलब आप समझें, और इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं कि जैसे अगर कोई शब्द आता है दारुल हर्ब, तो दारुल हर्ब उनको कहा जाता है जो लोग गैर मुस्लिम हैं, और दारुल इस्लाम उनको कहा जाता है जिनको मुस्लिम बनाना है। तो अब इस आंदोलन का मतलब बदल गया, इस फरेजी विद्रोह का पूरा उद्देश्य ही चेंज हो गया। अब ये क्या चाह रहे थे कि जो जो दारुल हर्ब है, मतलब जो गैर मुस्लिम है, उनको दारुल इस्लाम में दीक्षित कर दो, मतलब उनको इस्लाम में बदल दो। तो अब ये आंदोलन थोड़ा सा कुरीतियों से भर गया, क्योंकि काफी लंबा चल गया था, तो ये दिक्कतें इसमें बढ़ गई थी। अच्छा, अब इसमें मेन व्यक्ति कौन थे जो इस चीज को शामिल करना चाह रहे थे, तो वो समझ लो कि ये थे कौन। जो एक व्यक्ति पर्सन है जिनका नाम है शाह वली। शाह वली उल्लाह, ये दिल्ली के संत थे। इन्हीं के प्रभाव में आकर बाद में राय बरेली के इन्हीं के प्रभाव में आकर बाद में राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज, और बाद में राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी व शाह अब्दुल अजीज ने आंदोलन की शक्ल दे दी। तो ये दो मेन नेता हैं इसके। कौन मेन नेता है, तो एक है ये सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज। ठीक है, तो ये अब एक पूरी तरह से राजनीतिक रंग मिल गया। अब ये जो मेन मुद्दा चल रहा था किसान मतलब वो जमींदारों के प्रति, या वो अपने रास्ते से भटक गया, और ये लोग एक संत के संपर्क में आ गए। वो संत थे आपके शाह वली उल्लाह। तो इनके प्रभाव में आकर के इन लोग की जो विचारधारा थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई, और अब ये पूरी तरीके से दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने की कोशिश करने लग गए। दो मेन नेता इनके नाम थे, जो शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। क्लियर है। ये तो तब भी ठीक था, लेकिन आगे चल करके ये पहुंच जाते हैं हज करने मक्का। वहां से थोड़ा सा और कट्टर हो जाते हैं वहां से आने के बाद। तो
ये जो सैयद अहमद है, सैयद अहमद बरेलवी, ये मक्का जाते हैं हज करने। तो वहाँ कई लोगों से संपर्क में आते हैं ये, तो ये और तरीके से धार्मिक हो जाते हैं, पूरे तरीके से चीजें गड़बड़ कर देते हैं। तो एक पॉइंट इसमें दिखता है कि जो सैयद हैं 1821 में, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी हज के लिए मक्का गए। तो इनकी मुलाकात हो गई वहां पर एक व्यक्ति से, और वो मुलाकात किससे हुई? अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब। और जैसे ही मुलाकात हुई, पंजाब के, इसके बाद सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा। ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई है बरेलवी की, 1831 में मृत्यु हुई है। और मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र पटना। ठीक है। अगर आप देखें तो इसका मतलब कि आदमी खराब नहीं होते। शुरुआत जो होती है उसमें सबकी ठीक है, लेकिन शिक्षाएं जो है, जो आगे चल करके उनको शिक्षाएं दी जाने वाली, ये उस व्यक्ति को तय करेगा कि वो आगे चल करके क्या होगा। सही संगत आपको मिला तो आप ठीक रहेंगे, आप जिस प्रकार की आपको शिक्षा मिलेगी आप उसी तरह से आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है। वही चीजें हुई। तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये सैयद अहमद बरेलवी जब ये मक्का पहुंचे हज करने के लिए, तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से, अब्दुल वहाब से। और अब्दुल वहाब ने एक प्रकार से इनको धार्मिक शिक्षाएं दी, कट्टरता टाइप की, जो अब्दुल वहाब थे। अब इससे क्या हुआ कि इनके मन में थोड़ी सी चीजें बदल गई सैयद अहमद बरेलवी के उसमें। और जैसे ये भारत पहुंचे, तब इन्होंने सीधा सीधा सोच लिया कि अब हम इसको दारुल इस्लाम बनाएंगे। और सबसे पहला काम इन्होंने किया, पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा। जिहाद का मतलब होता है कि किसी पवित्र काम के लिए या अल्लाह के काम के लिए, इस तरह से कुछ होता है कि हम किसी पवित्र काम के लिए चल रहे हैं। ठीक है, हमारा जो युद्ध हो रहा है वो किसी पवित्र काम के लिए हो रहा है। तो ऐसा चीज होता है। तो अब ये जो मेन मेन लोग हैं वो बरगला देते हैं, और उसके संपर्क में आके चीजें गड़बड़ हो जाती है। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई है। और इसके बाद आंदोलन का, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, कि ये केंद्र कहाँ बन गया था? तो पटना बन गया था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहले जो था ये अरब देश का, मेन मेन स्टार्टिंग अरब देश का माना जाता है, क्योंकि भारत में नहीं था। लेकिन जब ये आए हैं लौट के अब्दुल वहाब से मिलने के बाद, तब ये चीजें गड़बड़ हुई है भारत में, और इसका केंद्र पटना बन गया है। तो पटना में चीजें शुरू हो गई थी। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि पटना केंद्र कब बना था? तो जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद बनेगा। और ध्यान देना कि जिहाद क्या होता है। जिहाद का मतलब बताए तो थे मध्यकालीन भारत में कि जैसे बाबर ने भी जिहाद की घोषणा की थी, कि उनको जब लगने लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, हार नहीं सकते, तो वो लोग एक धर्म का सहारा लेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पवित्र, मतलब अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। हम जो, हमारा जो भी काम है वो पवित्र है, मतलब इस तरह से किया जाता है। और उसके बाद कि हमारी रक्षा अल्लाह कर रहे हैं, तो इसके मतलब कि अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
किसी से भी। तो ये इस तरह से कुछ चीजें होती हैं कि किसी पवित्र काम के लिए अगर युद्ध आप कर रहे हैं तो उसके लिए जिहाद का नाम दे दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपका इसमें यहाँ तक कंप्लीट। और यही सबसे खतरनाक चीज होगी। देखो, इस चीज को थोड़ा सा ही गड़बड़ किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने थोड़ा सा इन चीजों को रोका नहीं। महात्मा गांधी जी खराब व्यक्ति नहीं थे, लेकिन कहीं दूरदर्शिता में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, या जो भी रह गया हो, कि वो आगे इन लोगों की मंशा को समझ नहीं पाए। ये जो नेता लोग थे, या तो उन्होंने महात्मा गांधी जी का फायदा उठाया उनकी सोच का, या वो उस तरह से सोचते थे सभी के लिए, तो उसका फायदा उठा लिया उन लोगों ने। तो ये लोग कट्टरता की तरफ बढ़ते चले गए। और महात्मा गांधी जी ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया इन लोगों को, कि मतलब ध्यान नहीं दिया कि आगे चल करके ये लोग क्या करेंगे। तो इसलिए वो सपोर्ट भी कर देते थे। इसीलिए इसी के बाद एक मोपला विद्रोह हो जाएगा 1831 में, जो पूरी तरीके से एकदम कट्टरता का ही विद्रोह है, मोपला विद्रोह। ठीक है, जो 1821 में ही आगे चलकर होगा। और बट किताबें हमारी जो कहती हैं वो कहती हैं कि वो एक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। बट वही बताया ना कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या था वो, तो चलो उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी ये जब देख रहे हैं सैयद अहमद बरेलवी वाला, तो ये 1821 है, इसी के बाद वो भी विद्रोह होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फरैजी विद्रोह है, ये फरैजी विद्रोह असल में शुरू हुआ था अरब देश में। और यहाँ पर मेनली कौन व्यक्ति था? वो था मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब। ये व्यक्ति था जिसने इस फरैजी विद्रोह को हवा दी थी या शुरू किया था। इसी की वजह से आपको अगर देखो, हम्म, मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब, ये हेडिंग बदल लो स्टूडेंट, दिमाग का। बस ये कट कर लो, फरैजी कट कर लो, फरैजी की जगह लिख लो वहाबी। अरे ये पूरा वहाबी बता, अरब देश का बता रहे हैं ना, अरब देश में वहाबी हुआ। फरैजी भारत में हुआ, अरब देश में वहाबी हुआ। अच्छा, इसको कैसे देखो, हुआ क्या, गड़बड़ कैसे हुई और याद कैसे हुआ? देखो यहाँ पे जो व्यक्ति का नाम है ना, ध्यान रखना, अगर मान लो भूल जाओ तो इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, ये व्यक्ति के नाम से। यहाँ पर ये जो नाम लिखा है ना, ये वाहिब, वाहिब जो व्यक्ति लिखा है, इसी के नाम पे ये पड़ा था, तो उसको वाहिब ना करके उसको वहाबी कहा गया था। तो ये जो व्यक्ति था अरब देश का, मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब, तो इसकी वजह से वो जो विद्रोह इसने चलाया था, उस विद्रोह का नाम वहाबी विद्रोह रखा गया। तो ये असल में मेनली भारत का नहीं है, ये अरब देश का शुरू हुआ था जहां पे ये व्यक्ति था। और इसका मुख्य उद्देश्य इसीलिए अलग था क्योंकि ये भारत में नहीं शुरू हुआ था। भारत में जो आंदोलन हो रहे थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारों और लगान वगानों को कम करना या किसानों का हेल्प करना, ये विद्रोह चल रहा था। लेकिन जो बाहर विद्रोह चल रहा था, उनको किसानों से क्या मतलब था? भारत के किसानों से कोई मतलब ही नहीं था उनको। तो उनका अलग ही मोटो चल रहा था। तो उनका जो मोटो चल रहा था वो डिफरेंट चल रहा था, कि वो बस एक ही चीज सोच रहे थे कि सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, बस। इसके अलावा उन्हें कुछ मालूम नहीं। और ये होता ही है, जो वहां के नेता रहते हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनका बस एक उद्देश्य होता है कि भैया हमारा कैसे क्षेत्र बढ़ेगा, ओनली। अब आप मरे जिए, उनसे अरब देश से कोई मतलब नहीं। तो वो मोहम्मद इब्न अबल जो था ये वाहिब, उसने ये काम शुरू किया था। ठीक है, तो ये वहाबी विद्रोह कहलाता है। ठीक है, वहाबी विद्रोह। शाह वली उल्लाह, ये थे जिनके प्रभाव में आकर के, तो ये नाम ध्यान रखना कि किसके प्रभाव में आकर के ऐसा किया था और भारत से कौन था। तो भारत से जो व्यक्ति था वो ये दोनों लोग थे। एक थे सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज, ये दो व्यक्ति जो थे भारत से जो थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन ये लोग पहुंच जाते हैं हज के लिए मक्का। और वो मक्का जब वो जाते हैं तो वहीं पर ये व्यक्ति मिलता है अब्दुल वहाब। और अब्दुल वहाब के मिलने की वजह से ही आपका ये चीजें पूरी बदल जाती है भारत में। तो जो अरब में चल रहा था वो भारत में भी शुरू हो गया। तो वहां से जब वो शिक्षा लेके आते हैं तो उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो एक प्रकार से ये राजनीतिक आंदोलन हो गया था। ठीक है, अब ये उस तरह का नहीं रह गया था। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था। इसके अलावा भारत का अगर देखें तो मुख्य केंद्र कौन कौन से हो गए? भाई पटना तो था ही इनकी मृत्यु के बाद, लेकिन अन्य केंद्र कौन कौन से हो गए थे?
तो भारत में अन्य केंद्र कौन कौन से हो गए जहां पे आंदोलन चला? हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी, बंबई। ये कई जगह फैल गया। ये जो आंदोलन था ये कई जगह फैल गया। और उद्देश्य वही बता रहे, देखो अब किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस आंदोलन में किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और जब इनकी मृत्यु हो गई है तो ये भी क्वेश्चन बनता है। भाई देखो, इनकी मृत्यु सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु कब हो गई है? तो सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई 1831 में। तो अब नेता कौन बनेंगे? तो आंदोलन के अन्य नेता, इनका नाम आता है, ध्यान रखिएगा, ये पटना में अली बंधु बोले जाते थे। पटना में मतलब थे ये। तो इनका नाम काफी वो है, जिन्होंने इसको शुरू किया था। विलायत अली, विलायत अली और इनायत अली। पटना के थे दोनों। तो इन लोगों ने शुरू किया इसको, फिर आगे चल करके विलायत अली और इनायत अली, दोनों के नाम ध्यान रखना। ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट समझ लो, ये आंदोलन था क्या? वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से था। वहाबी आंदोलन ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य था। तो मेन उद्देश्य इस आंदोलन का ये था। ठीक है। क्योंकि आपने देखा था कि मुगल वैसे भी कमजोर हो गए थे अंग्रेजों के समय, तो ये लोग चाहते थे कि वापस जो है मुगल ताकतवर हो जाए। ये मेन चाहते थे यही, इसलिए वहाबी आंदोलन हुआ था। तो समझ गए वहाबी आंदोलन के बारे में। देखो, वहाबी आंदोलन का पॉइंट बस समझ लेना, मेन नेता का नाम याद कर लो, सैयद अहमद बरेलवी। ये मेन नेता हैं जो इसके हैं। शुरुआत जरूर याद रख लो, कब से कब तक चला, ये डेट याद रख लेना, 1820 से 70। ठीक है, 1820 से 70। बाद में इसके नेता कौन कौन बन गए? तो एक विलायत अली और इनायत अली, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, विलायत अली और इनायत अली। और जब इनकी मृत्यु हो गई है अहमद बरेलवी की, तो केंद्र क्या बन गया था? तो पटना बन गया था। इसके अलावा कई सारे केंद्र। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट आंदोलन है जिसको कहते हैं कूका आंदोलन। ये अंतिम आंदोलन है इसका, जो राजनीतिक धार्मिक का है, कूका आंदोलन। ये थोड़ा सा बताया हुआ है, जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे ना स्टूडेंट, तो हमने कूका आंदोलन के बारे में बताया था। अब आप तो याद भी नहीं होगा कि ये कब हुआ था और किस समय में हुआ था, बट कूका आंदोलन के बारे में डिस्क्राइब किया था। फिर भी शुरू कर देते हैं। तो आंदोलन का जो आरंभ है वो कब हुआ था? 1840 में, पश्चिमी पंजाब में। ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? भगत जवाहर, भगत जवाहर मल। इनका दूसरा नेम था सेन साहब। तो कूका आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ भगत जवाहर मल के द्वारा। अच्छा, कूका क्या है ये समझ लो। तो कूका क्या है ना, असल में कूका जो लोग थे, ये एक नामधारी संप्रदाय के लोग होते हैं। नामधारी सिख संप्रदाय
संबंधित। तो ध्यान रखिएगा, कूका जो है, असल में कूका एक नामधारी संप्रदाय है सिखों में, उनके लोगों को कूका कहा जाता था। तो कूका। जो शुरुआत हुई थी स्टूडेंट कूका आंदोलन की, हुआ क्या था कि पंजाब के क्षेत्र में या बहुत जगहों पर अंग्रेज जो थे और जो दूसरे लोग थे, अंग्रेजी नहीं और भी लोग थे, इन लोगों ने गाय वगैरह को मारना शुरू कर दिया था, गाय के मांस वगैरह खाने लग गए थे। और मतलब शुरुआत में ये धार्मिक आंदोलन था, मतलब कूका आंदोलन जब शुरू में हुआ तो एक धार्मिक आंदोलन टाइप का था, जिसमें इन्हीं चीजों को लेकर के चीजें शुरू हुई थी। बट धीरे धीरे करके एक राजनीतिक आंदोलन बना ये, जिसमें इनका उद्देश्य अब ये बदल गया। अभी अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। मतलब शुरुआत में क्या था कि एक पॉइंट था कि गाय वाय को मारा जा रहा था बहुत ज्यादा, और इस चीज के लिए अंग्रेजों को बोला गया कि भाई आप ऐसा ना करिए, और जो दूसरे लोगों थे उनसे भी कहा गया, बट वो लोग नहीं माने। तो ये इन्हीं के, जब भगत जवाहर मल के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हो गया था। तो हम शुरुआत में बोलेंगे कि एक धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि हम टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन। बट अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत सारे कूका में से 50 कूका जो लोग थे आंदोलन के, उनको इन्होंने तोप के मुंह पर बांध कर उड़वा दिया। 50 लोगों को, जो तोप होता है उसके सामने बांध करके उनको उड़ा दिया गया, और करीब 18 लोगों को फांसी दे दी गई। इस तरह से इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। तो धीरे धीरे ये जो धार्मिक आंदोलन था वो राजनीतिक बन गया। अब उन लोगों ने सोचा कि अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा, अब इनको देश से बाहर ही निकालना होगा। तो वही अब इनका उद्देश्य जो था लास्ट में, वो ये हो गया कि अब हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालें। तभी हम कहते हैं कि ये पहले धार्मिक था और बाद में राजनीतिक बन गया था। तो लेकिन उद्देश्य था अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो ऐसा कुछ था कूका आंदोलन, जो इसमें मतलब चीजें समझ आती। तो पॉइंट्स लिखना है तो आप लिख सकते हो। बाकी जो आरंभ है वो समझ गया होगा कि भगत जवाहर मल ने किया है। तो आप ऐसे लिखो कि शुरुआत में ये धार्मिक आंदोलन था, शुरुआत में धार्मिक आंदोलन, बाद में राजनीतिक बन गया। और इसका उद्देश्य क्या हुआ? अंग्रेजों को बाहर निकालना। अंग्रेजों को बाहर निकालना, ये इसका मेन उद्देश्य। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, अब उसकी बात करते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो हमने डिस्क्राइब किया कि एक्चुअल में कूका आंदोलन था क्या। तो कूका एक संप्रदाय के लोग हैं जिनको बोला जाता है नामधारी सिख संप्रदाय। ये पंजाब वाले एरिया में लोग हैं। ठीक है। इन लोगों ने पहले धार्मिक तरीके से चीजें शुरू की थी, जो गाय वगैरह को लेकर था, पवित्र मानते थे, उनको मारा या काटा जा रहा था। बट धीरे धीरे जब अत्याचार इनका बढ़ गया तो इन लोगों ने सोचा अब अंग्रेजों को सीधे बाहर ही निकालना। तो ये एक मिनट, अब नेता लोग की बात करते हैं जो मेन है। ये तो आरंभ किए हैं, बट ये उतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आगे चल करके जो नेता आएगा वो राम सिंह जो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेन साहब, नाम ध्यान रखना, भगत जवाहर मल, इनका दूसरा नाम क्या है? सेन साहब। तो इन्हीं का एक शिष्य है, सेन साहब का ही एक शिष्य है, सेन साहब के शिष्य। और इस शिष्य का नाम क्या है? बालक सिंह। और बालक सिंह का एक शिष्य है, और वो पर्सन है राम सिंह। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो राम सिंह है, जो इसका शिष्य है। मतलब सेन साहब के एक शिष्य हैं, सेन साहब ने तो शुरुआत करी थी, लेकिन उनका एक शिष्य बालक सिंह, और बालक सिंह का एक शिष्य है राम सिंह। इनके नेतृत्व में सब चीजें चली है। ठीक है। इनके नेतृत्व में विद्रोह का रूप ले लिया।
राम सिंह, ये नाम याद रख, राम सिंह के नेतृत्व में इसने विद्रोह का रूप ले लिया था। ये मेन व्यक्ति यही है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट समझिएगा ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। 1869 में फिरोजपुर में पहला कूका आंदोलन हुआ, या कूका विद्रोह कह लीजिए, कूका विद्रोह, नेतृत्व किया राम सिंह ने। 1871 मालोड व मलेरकोटला पर आक्रमण, 1872 50 कूका विद्रोही तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। ये काम किसने किया? फास्मिथ तथा कावन, ये अंग्रेज हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला जो पॉइंट लिखा है ये क्वेश्चन बनता है। ये जो विद्रोहियों को तोप से उड़ाया गया था और जो फांसी दी गई थी वो किनका काम था? ऐसे कौन से दो पर्सन थे जिनका काम था? तो आप ध्यान रखना, ये फास्मिथ तथा कावन का नाम था। ये ठीक देखो वैसा ही चीज होता है जैसे अगर कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तब कौन था उस समय, है ना, डायर था या कौन था, तो ये नाम याद रखने होते हैं कि किसके समय क्या हुआ था। तो 1872 में जो कुका विद्रोही थे इनको तोप के मुंह से बांध कर उड़ाया गया था, तो ये किसका काम था? तो फास्मिथ और कावन का था। ये दो नाम रख लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। एक और पॉइंट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, 1872 में ही राम सिंह को कैद कर लिया गया और इनको रंगून भेज दिया गया। वही रंगून आपका, जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो जब भी किसी को काला पानी या ऐसा कुछ देना होता था सजा, तो सब रंगून भेज दिए जाते थे, ठीक है। तो ये नीचे के जो पॉइंट्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि प्रथम कुका विद्रोह जो हुआ वो नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम कुका विद्रोह नेतृत्व राम सिंह ने किया 1869 फिरोजपुर में। 1872 में जो विद्रोहियों को उड़ाया गया तो उसमें काम किसका था? तो फास्मिथ तथा कावन का था। राम सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? रंगून में मृत्यु हुई। नामधारी संप्रदाय ये जो था सिख संप्रदाय, किससे संबंधित है? तो ये कूका आंदोलन से संबंधित है ना। और इसके जो स्थापना करता है वो राम सिंह ही है, ध्यान रखिएगा। इस संप्रदाय को बनाने वाले जो हैं वो राम सिंह ही हैं, ठीक है। इसी वजह से ये चीजें चलती हैं। तो 1840 डेट याद कर लो, कूका आंदोलन 1840 पश्चिमी बंगाल में। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आपकी। और कौन इससे जुड़े हैं? तो नामधारी सिख संप्रदाय। स्थापना किसने की है? तो राम सिंह। राम सिंह का नाम याद हो गया होगा, तो राम सिंह ही इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है? समझ में आया सबको? बहादुर शाह जफर को भी भेज दिया गया था रंगून। हाँ, जब वो 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो उसके बाद, क्योंकि उनको नेता चुन लिए थे सब, और जब हार हो गई तो उन्होंने समझा कि अब ये गड़बड़ कर रहे हैं, एक तो हम इनको पेंशन दे रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा, और ये हमारे खिलाफ ही जा रहे हैं। तो फिर उनसे वो सब पेंशन वगैरह भी ले ली गई और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया कि आप जाओ, बाकी का जीवन आप वहीं बिताओ, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट इसमें रह गया ऊपर, वो जो फरेजी विद्रोह था, है ना, वो वाला देख लो। फरेजी विद्रोह, छोटा सा पॉइंट है फरेजी विद्रोह। असल में वहाबी वाला जो बता रहे थे वो उसमें फरेजी लिखा था, तो फरेजी विद्रोह अलग से देख लो क्या है। ये एक व्यक्ति हैं, फरेजी कौन है पहले ये समझ लेते हैं। हाजी
असल में ये भी वैसे ही रिलेटेड है जिस तरह से वो चीजें थी। हाजी शरीयतुल्ला, हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी, के अनुयायी तो असल में एक पर्सन है हाजी शरीयतुल्ला। तो ये जो हाजी शरीयतुल्ला है, इनके जो अनुयायी हैं, इन लोगों ने ये विद्रोह शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था। और इन्हीं को फरेजी कहा जाता था। इन्हीं के अनुयायी लोग के जो ग्रुप थे उन्हीं को फरेजी बोलते थे। तो हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायियों द्वारा, ठीक है, 1818 में, 1818 में ये शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया? फरीदपुर में। फरीदपुर ये बांग्लादेश की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायियों द्वारा 1818 में फरीदपुर में ये शुरू हुआ था। अब इसका मेन उद्देश्य बस देख लो, वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य उद्देश्य, ये किया क्यों गया था? मुस्लिम समाज की कुरीतियों को दूर करना। ठीक है, मुस्लिम समाज की कुरीतियों को दूर करना। ये अपने धर्म के हिसाब से था कि मुस्लिम समाज में कुछ उस समय दिक्कतें बढ़ गई थी। लोग आडंबर वगैरह या इस तरह से कह लो कि वो चीज फॉलो कर रहे थे। तो उससे उसको दूर करने के लिए काम किया गया था। ठीक है, ये विद्रोह कब तक चलता रहा? तो ये लंबा चला है। लंबा का मतलब समझो, 1818 में तो शुरू ही हुआ था, ठीक है, फरीदपुर में। और फरीदपुर भारत में था नहीं, फरीदपुर था आपका बांग्लादेश में। तो शुरुआत वहां से हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके ये भारत में भी आ गया। तो कब से कब तक चला है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये डेट हम भारत वाली लिख रहे हैं। तो फरेजी विद्रोह 1858 तक चलता रहा। तो ये भी काफी लंबा चला है, ठीक है, 1858 तक ये चलता रहा। तो शुरुआत में तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था कि इन्होंने मुस्लिम समाज के हिसाब से किया था। ये जो लोग थे फरैजी, ये एक हाजी शरीतुल्ला है, ये इनके अनुयायी थे या इनके शिष्य वगैरह कह लो। तो इनके द्वारा ये फरीदपुर बांग्लादेश में शुरू किया गया था 1818 में। मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज की कुरीतियों को दूर करना। लेकिन इसमें एक और उद्देश्य जोड़ दिया था। जब भारत में ये चीजें शुरू हुई, तो भारत में जो चीजें शुरू हुई, तो भारत में ज्यादातर किसान और जमींदार से रिलेटेड था। तो यहाँ पर एक और ऐड कर दिया इन लोगों ने कि जमींदार जो अपने किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो भारत में जब ये चीजें फैलने लगी, तो इन लोगों ने इसके अलावा एक और चीज इसमें ऐड कर दी थी कि हम जमींदार के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि वो किसानों पर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। ये मेन पॉइंट था। देखो, भारत में जो विद्रोह हो रहा था वो मेनली जमींदार और किसान और अंग्रेज के लिए ही था, तीन चीजें बस। अगर कोई आंदोलन बाहर शुरू हो रहा था तो उसका उद्देश्य कुछ और था। लेकिन जब वो अंदर आ जाता था, भारत की एंट्री में मतलब रीजन में आ जाता था, तो वो चीजें जोड़ ही लेते थे वो लोग, क्योंकि वही चीजें चल रही थी उस समय। ठीक है, तो ये जो विद्रोह है ये टोटल है आपके भारतीय राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन, जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े थे, है ना। ये राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन जो कहीं ना कहीं धर्म से या राजनीति से जुड़े हुए थे, जो शुरुआत में तो हो सकता है धर्म से रिलेटेड रहे हो, लेकिन बाद में वो राजनीतिक बन गए, जिनके अलग अलग पॉइंट्स थे। उनमें से एक आपका सन्यासी विद्रोह है, डेट याद रखनी है, 1763 से 1800। फकीर विद्रोह 76 से 77। पागलपंथी 1813 से 31। वहाबी विद्रोह 20 से 70, 1800। और फिर आपका इसमें कौन सा है? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन आपका 1840। और लास्ट में आपका फरेजी विद्रोह, जो 1858 तक चलता रहा। 1818 में शुरुआत हुई थी फरीदपुर में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके था।
अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हम देख लेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। उसमें आपका किसान आंदोलन वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसान आंदोलन के हम कुछ समझा देंगे और फिर इसको टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करते जाना, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है, भूल जाओगे फिर सब। चलो एक हेडिंग डाल लेते हैं, शुरू कर देते हैं। किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन शुरू करते हैं। और किसान आंदोलन क्या है आपका, इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं पीजेंट मूवमेंट, इंग्लिश में कहते हैं पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें अगर एक हमने आपको बताया था नील विद्रोह, याद है नील विद्रोह? नील विद्रोह क्या था? तो किसान आंदोलन ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस फिर से कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक है, बट आप लोग उसको रिवाइज रखिएगा जो पीछे बताया था। इसीलिए हमने कहा था ना कि गवर्नर जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे आगे, है ना, क्योंकि वो बीच बीच में हुआ था, तो वहां डिस्कस करते फिर यहाँ भी होता। तो नील विद्रोह में अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सिंपल सा पॉइंट देखिए, कि अगर आपने है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी में आपका, क्योंकि आपको हम एक बार बता चुके हैं इसे। किसानों का अंग्रेजों के खिलाफ था, किसानों का अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है। ये एक सफल आंदोलन, ठीक। कब से कब तक? 1859 और 60 में हुआ था ये, 1859 और 60। कारण क्या था? नील उत्पादक किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिए बाध्य किया। एक दूसरा रीजन इसमें और था, किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सके का आदेश दिया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। लेकिन लागू नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लागू नहीं हुआ। एक और चीज थी, किसानों से अग्रिम शर्तनामा, बाजार भाव से बहुत कम, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। और ये चीज हुई कहां पर, ये जगह जरूर ध्यान रखना, नदिया जिले, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में, ठीक है। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से विद्रोह हुआ था ये।
दीन बंधु द्वारा नील दर्पण नाटक में वर्णन। 31 मार्च 1860 में सीटोन कार के नेतृत्व में नील आयोग का गठन। यह विवाद समाप्त हो गया। ठीक है। देखो ऐसे समझो स्टूडेंट, जो नील की खेती थी, असल में यूरोप में नील का बहुत डिमांड था। नील जो हम लोग यूज करते हैं रंगाई वगैरह में, तो नील का डिमांड यूरोप में बहुत बहुत ज्यादा था। तो अंग्रेज जो थे या जो बड़े जमींदार थे, ये जो किसान थे, इन किसानों पे जबरन दबाव डालते थे कि आपको नील की खेती करनी है। बट नुकसान क्या था किसानों को, कि यार हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार की फसल न होती है। अब अगर हम खाली नील उगाते रहेंगे तो जो हमारे खाद्यान्न है या जो चावल की खेती है, गेहूं की खेती है, ये सब कहाँ जाएगा। जबकि चावल वगैरह की खेती में बहुत फायदा था। बट अंग्रेज अपने हिसाब से सोचते थे। सबसे बड़ी गलती या दुष्ट जो थे वो इसी वजह से थे, उनको हमारे यहाँ के लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं था। मर रहे हैं तो मरने दो। उन्हें केवल अपने ब्रिटेन की चिंता रहती थी कि वहां पर क्या चल रहा है, वहां कैसे फायदा होगा, ये केवल वो सोचते थे बस। तो ये जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी जिसका कोई लाभ नहीं था। दूसरा, ये एक अग्रिम शर्तनामा कर लेते थे किसानों से। अग्रिम शर्तनामा का मतलब ये वही है जो अभी किसान आंदोलन के समय वो जो तीन कानून में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो किसान आंदोलन का जो तीन है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपसे पहले एक करारनामा कर लिया जाता है, अग्रिम नामा, कि ये आप फसल उगाएंगे और उस फसल पर हम आपको मतलब इस तरह से इतने भाव पर लेंगे। इसके नुकसान भी है, फायदे भी हैं। देखो, फायदा क्या होगा कि मान लो आगे चल करके अगर कुछ हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है फसल को, तो क्योंकि अगर आपके अग्रिम शर्तनामा है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से कर चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं, लेकिन नुकसान भी इस तरह एक तरह से है कि जो शर्तनामा अगर वो किए हैं और अचानक से अगर बाजार भाव उसका बढ़ जाता है, तो आपको तो वो वही पैसा देंगे जो पुराना वाला है, जिसपे आपकी शर्तनामा हुई है। तो देखो, हर चीज के फायदे नुकसान है। अब उसमें किस हिसाब से उसको देखना ही अलग मैटर होता है। लेकिन ये जो अंग्रेज वाला जो शर्तनामा था, अग्रिम शर्तनामा, वो पूरी तरीके से एकदम मतलब दमनकारी टाइप का। दमनकारी मतलब कैसे, कि जानबूझकर ही वो रेट देते थे जो बाजार भाव से बहुत कम था। मतलब अब क्योंकि राज उन्हीं का चल रहा है तो वो जो भाव देंगे आपको वही देना पड़ेगा। तो कहने को अग्रिम शर्तनामा करते थे, वो एकदम इतना लो पैसा रखते थे कि किसान उसमें कुछ कर ही नहीं सकता था। खाद्यान्न आप उसको उगाने नहीं दे रहे, चावल गेहूं आप कर नहीं सकते, नील की खेती आप करवा रहे हैं, भूखों मरने की नौबत आ गई किसानों की। खाएंगे क्या वो, पैसा उनके पास है नहीं, गरीबी बढ़ती गई, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। इन्हीं चीजों को लेकर के दिक्कतें बढ़ गई थी। अचानक क्या हुआ कि एक जज था या मजिस्ट्रेट टाइप का आदमी था, तो उसके पास एक आदेश भेजा गया किसानों को संबंध में, इसी नील के संबंध में। तो कुछ अलग तरीके से वो संदेश भेजा गया था, ब्रिटेन से वो संदेश आया था, मतलब
कि नील की खेती वगैरह कैसे करना, बट वो उसको समझ नहीं पाया कि वो संदेश कैसा है। वो मजिस्ट्रेट जो था उसने सोचा कि ये मैसेज जो आया है वो इसलिए आया है कि जो नील की खेती की जा रही है और किसी ने किसानों को फोर्सबली मतलब फोर्सफुल करके हम लोग खेती करा रहे हैं, तो ये उनके लिए आया है कि वो जैसी खेती करना चाहे वैसी खेती करे। तो मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित कर दिया कि अब जो किसान है वो किसान अपनी इच्छानुसार खेती कर सकते हैं, वो जो चाहे वो। तो क्या किसान खुश हो गए, भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो अब नील की खेती कौन करना चाहेगा? जब अगर आपको ये आदेश मिल जाए कि आप कोई भी फसल उगा सकते हैं, तो आदमी वो फसल न करेगा जिससे उसको लाभ है। नील हम खिला नहीं सकते बच्चों को, भाई अनाज उगाएंगे तो हम बच्चों को खिला भी सकते हैं। लेकिन जल्द ही ये पता चल गया कि अब अंग्रेज इसको लागू नहीं करेंगे। आदेश तो पारित हो गया लेकिन वो लागू नहीं कर, इससे भड़क गए लोग। ये एक मुद्दा आया जिससे इनमें विद्रोह उत्पन्न हो गया। और दो व्यक्ति जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास है, गोविंदपुर गांव जो नदिया जिले का आपका पश्चिम बंगाल का है, तो नदिया जिले में आपका गोविंदपुर गांव था। यहाँ से दो लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व कर दिया, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। कई लोगों का समर्थन मिला है, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों का मिला, बुद्धिजीवियों का मिला, कई समाचार पत्र के संपादक थे उनका मिला, है ना। एक नील दर्पण नाम से नाटक भी किया गया जिससे मतलब चीजें लोग समझें। तो ये चीजें देखने को मिली और इससे अंग्रेज सरकार को मतलब लगा कि अब गड़बड़ हो रहा है, काफी चीजें, विद्रोह कहीं बहुत बड़ा न बन जाए। तो एक आयोग का गठन किया गया था, वही नील आयोग का गठन बोला जाता है कि नील आयोग का गठन हुआ था। और फिर इसके बाद मतलब किसानों से मिल करके और इसको सॉल्व कर लिया गया था। तो ये मतलब पूरा मुद्दा जो था वो खत्म हो गया था फिर बाद। ठीक है, तो ये आपका था नील विद्रोह जो इस चीज को लेकर के चला था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो शुरू वाला तो आप समझिए कि नदिया जिले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, नेतृत्व किसने किया, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील दर्पण नाटक किसके द्वारा था? दीनबंधु मित्र के द्वारा था। ठीक है। और जो नील आयोग बनाया गया था गठन, वो कब किया गया? तो 31 मार्च 1860 में। तो 1860 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे नील आयोग कहा गया। और सेटोन कार जो इसके नेतृत्व करता थे। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। और कब से कब चला है? तो 1859 में ये हुआ, 59 में शुरू हुआ था, 60 में ये खत्म कर दिया गया था। आयोग बना और उसके बाद ये खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए कल हम लोग दूसरा देखेंगे। तो आज नील विद्रोह क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम लोग पावना विद्रोह कल देखेंगे और कुछ और भी देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किसान आंदोलन खत्म करके कुछ दूसरी चीजें देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण व्यक्तियों पे आ जाएंगे जो मेन मेन है। हाँ अभी है, अभी कांग्रेस के अधिवेशन है ना, काफी कुछ है। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग डिवाइस करते रहिए। ओके एवरीवन, थैंक यू।